नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जो 2023 के एडवर्टीज़मेंट्स आए हैं उसमें जो आपका एंथुजियाज़्म है, उसमें जो आपकी एक क्यूरोसिटी है क्वेश्चंस पूछने की, और उसमें जो आपकी एक विलिंगनेस है अप्लाई करने की, बहुत दोस्तों बहुत बढ़िया मुझे लगता है कि वो डायरेक्शन है आपकी। और आप पूरी क्लियरिटी करके इसमें अप्लाई करिएगा, बिकॉज इसमें टाइम है, अभी 27 सितंबर तक का टाइम है। तो मुझे लगता है कि आप पहले बहुत क्लियरिटी कर लीजिए किस कैटेगरी में अप्लाई करना है, किस लोकेशन में अप्लाई करना है, क्या उसकी वायबिलिटी है, वहाँ पर फाइनेंशियल वायबिलिटी भी ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि वहाँ पर आपके लिए बहुत कम्पिटिटिव सिचुएशन हो, वहाँ बहुत सारे रिटेल आउटलेट पहले से एग्जिस्ट कर रहे हों, या कोई ऐसी लोकेशन जिस पे कोई बिडिंग का प्रोसेस हो तो आपकी बिडिंग कहीं हाई ना हो जाए, क्योंकि जो सेल्स के प्रोजेक्शन दिए होते हैं वो एक आइडिया होता है कि ये वहाँ पे सेल होगी। तो आप खुद भी अगर उसका एनालिसिस कर लेंगे ट्रैफिक के हिसाब से तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। बाकी मुझे लगता है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत रिलेवेंट हैं, बहुत सारी चीज़ें आप पूछ रहे हैं, और मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जैसे लग रहा है कि वो बहुत कंफ्यूज हैं। तो कंफ्यूज होना एक क्यूरियोसिटी की पहली जो है शुरुआत होती है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, आप कंफ्यूज हैं। बहुत से लोग क्लियरिटी ले रहे हैं कि क्या चीज़ें ग्रुप 1 में आती हैं, क्या चीज़ें ग्रुप 2 में आती हैं, क्या चीज़ें ग्रुप 3 में आती है, क्योंकि ये मैसेज बहुत क्लियर है। अगर आप ग्रुप 1 के लिए एलिजिबल हैं और आप ग्रुप 2 में अप्लाई कर देते हैं तो आपका ग्रुप 2 में ही कंसीडर्ड होगा, ग्रुप 1 में कंसीडर्ड नहीं होगा। अगर आप ग्रुप 2 के लिए एलिजिबल हैं, आप ग्रुप 1 में अगर अप्लाई कर देते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसका बहुत ध्यान रखिएगा। ग्रुप 3 वो है जिसमें अभी आपके पास कोई लोकेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपके पास लैंड की क्लियरिटी नहीं है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट है वहाँ पे, आप वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो मुझे लगता है पुरानी 2 वीडियो से जो है ग्रुप्स बहुत क्लियर हुए होंगे। फिर भी मेरी कोशिश है कि थोड़े थोड़े आपके क्वेश्चन इससे रिलेटेड लूँ, जिससे आपकी जो बहुत सारी क्वेरीज आई उनको रिजॉल्व करने का मौका मिले। और अब ये टाइम आ गया है कि मैं आपको फॉर्म भरने का तरीका बताऊँ फॉर ऑल द कैटेगरीज। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि CFS कैटेगरी का फॉर्म भरना बताइए, CC1 CC2 कैटेगरी का फॉर्म भरना बताइए। तो मैं अब उन पे भी आऊँगा बेसिकली। पर आपकी जो क्वेरीज़ हैं, जो आपके कन्फ्यूजन्स हैं, जो आपके बेसिकली इनपुट्स आ रहे हैं, उसको आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये इनपुट्स आपके हैं और मुझे लगता है कि इनपुट्स बाकी सारे लोगों के भी होंगे। तो अभी किसी ने मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट्स आपके आ रहे हैं। बेसिकली आप बात कर रहे हैं, ग्रुप्स की बात तो कर ही रहे हैं। अगर आपके पास लैंड लीज पे है, आप खुद ओनर हैं, आपके परिवार वालों के पास ज़मीन है, आपके अंकल्स के पास ज़मीन है, और आपके जो है आपके फादर के नाम ज़मीन है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा। तो वो सारी क्लियरिटी मैंने इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सारे लोगों को दी है। बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली जुड़ गए हैं, कुछ लोग जो है टेलीग्राम के थ्रू जुड़ गए हैं, कुछ व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ गए हैं, और कुछ लोग बेसिकली यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उनका रिप्लाई करूँ। तो आप जिस फोरम पे आ सकते हैं मेरे हिसाब से आइए, और आपको क्लियरिटी ले लेनी चाहिए अप्लाई करने से पहले। तो दोस्तों, हमने जो अपनी मेंबरशिप है, प्रीमियम मेंबरशिप, उसमें भी जो लोग मेरे साथ जुड़ जाते हैं या उस मेंबरशिप को ले लेते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको 1 to 1 रिप्लाई करें। ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं होता, बिकॉज उसमें टाइम लैग हो जाता है, बहुत बिजीनेस रहती है, पर कोशिश पूरी रहती है कि उनको 1 to 1 अप्लाई करें। जब आप प्रीमियम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो उसमें आपको व्हाट्सएप का नंबर दिखने लगता है, और हम भी उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। जब वो क्वेरीज करते हैं तो उनकी कोशिश की जाती है 1 to 1 रिप्लाई दिया जाए। तो बहुत से लोग ऐसे सवाल पर्सनल लेवल पे पूछ रहे हैं, और बहुत से लोग जो है पर्सनल मैसेज भी भेज रहे हैं कि इसको इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करें। उनके जो भी इश्यूज़ हैं वो लोग शेयर कर रहे हैं। तो जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बेसिकली लीज से कंसर्न बहुत आ रहे हैं। कुछ लोग फॉर्मेट मांग रहे हैं, कुछ लोग लैंड की वायबिलिटी की बात कर रहे हैं, कुछ लोग बिडिंग की बात कर रहे हैं, कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि कंपनी CC साइट्स पे जाएं या हम अपनी DC साइट्स पे जाएं। तो इसमें मैंने बहुत सारी क्वेरीज़ को इकट्ठा कर लिया, जिसमें मुझे लगता है कि मैं उसमें आपके रिप्लाई करूं, क्योंकि ये क्वेरीज़ बहुत सारे लोगों की हो सकती है। तो आप लोग बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ। मैं आर्किटेक्ट एंटरप्रेनर प्रदीप खरबंदा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर। तो बेसिकली दोस्तों, हमने जो 2 वीडियोस में अपने डिस्कशंस किए, थोड़े थोड़े जो प्रोविज़न्स हैं हमारे पास ब्रोशर में 2023 की गाइडलाइन पे, उन पे हम बात करते हैं। किसी ने मुझसे पूछा है कि उनकी जो लैंड है वो इतनी बढ़िया है कि उस पर GOBP वाले भी पीछे पड़े हैं लेने के लिए, और ऑयल कंपनीज भी जो है ऑफ़र कर रही हैं उनको वहाँ पर जो है उनके लिए वो एडवर्टीज़मेंट का भी जो है एक वहाँ पे लोकेशन निकली है। तो उनके लिए क्या अच्छा है, इंडियन ऑयल की लोकेशन निकली हुई है,
पर उनका ये कहना है दोस्तों, अगर मैं GOBP के लिए जाता हूँ तो शायद मेरा एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे और उतने एक्सपेंसेस में मैं 2 रिटेल आउटलेट खोल सकता हूँ, मैं क्या करूँ। तो दोस्तों जो मैंने उनको अपना ओपिनियन दिया है कि वो बेसिकली अगर वहाँ पे लोकेशन निकली है और उनकी लैंड बहुत फिट है, क्योंकि सारे लोग कंपनी वाले उनके पीछे पड़े हैं, तो मैंने उनको सजेस्ट किया है कि वो इंडियन ऑयल के लिए जाएं, GOBP के लिए ना जाएं, और कोशिश करें कि जो पैसा उनका बच जाता है उस पर सरप्लस लैंड और ले लें और उसको वे साइड एमिनिटीज़ की तरह वो डेवलप करें, वहाँ पर फैसिलिटीज़ को डेवलप करें, जिससे कि वहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक और अट्रैक्ट कर सकें, और एक जो रिटेल आउटलेट है उसके साथ फैसिलिटीज़ की भी एक जो होता है उनके साथ फैसिलिटीज़ भी साथ में जुड़ जाएं, जिससे ट्रैफिक उनके यहाँ करके रुके, और वो मल्टी फ्यूलिंग का भी उसमें ऑप्शन देखें, जैसे कि जो ऑप्शन हमारे GOBP में होता है, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो मैंने उनको सजेशन दिया है, आपकी इसमें क्या राय है आप बताइए, क्योंकि एक कंपनी के रिटेल आउट में जाने से अच्छा है कि उतने एक्सपेंसेस में एक बड़ा RO बना लें और उसके साथ फैसिलिटीज़ को डेवलप कर लें। दिस इज़ जस्ट माई ओपिनियन। तो ऐसे बहुत सारी क्वेरीज़ आपकी हैं। अब किसी ने पूछा है कि मेरे जो है 3 जो हमारे पापा के भाई हैं उनके में कॉमन ज़मीन है, कॉमन लैंड नंबर है, मेरे पापा का उसमें 1/3 हिस्सा है और बाकी जो 2 ब्रदर हैं उनका 1/3 हिस्सा है। तो उनके जो पापा का हिस्सा है जिसको ग्रुप 1 में अप्लाई करना चाहते हैं, उनके फादर का जो हिस्सा है उसमें से थोड़ी सी लैंड अराउंड 20-30 स्क्वायर मीटर कम पड़ रही है। तो उन्होंने पूछा मैं क्या करूं। तो दोस्तों इसमें मेरी उनको राय ये है कि वो जो फादर वाला है लैंड, उसको तो अपने नाम से वो चाहें तो कोई डॉक्यूमेंटेशन करके अपने नाम से उसको ले लें, चाहे वो पावर ऑफ अटॉर्नी ले लें, चाहे वो अपने नाम से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट करवा लें, ट्रांसफ़र करा लें प्रॉपर तरीके से। और जो बचा हुआ 20-30 स्क्वायर मीटर का एरिया है, मैंने उनको सजेस्ट किया है कि उनको भी अपने नाम से वो करवा लें, लीज़ करवा लें, या जैसे भी हो पावर ऑफ अटॉर्नी ले लें, ऑथराइजेशन ले लें पूरा, तो फिर वो ग्रुप 1 में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि ग्रुप 1 वालों को पहले देखा जाएगा, ग्रुप 2 वालों को देखा जाएगा, या ग्रुप 3 वालों को देखा जाएगा। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, सबसे पहले जो है ग्रुप 1 वालों को देखा जाएगा, बिकॉज उसमें लैंड का एक कंफर्मेशन है ग्रुप 1 में, और लैंड जो है वो आपके रिलेटिव्स या आपके फैमिली मेम्बर्स की है, अगर आपके नाम से नहीं है। तो ग्रुप 1 फर्स्ट होगा, फिर ग्रुप 1 सेकेंड होगा, जिसमें एक फर्म ऑफर होगा आपके पास इन द फॉर्म ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, एफिडेविट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका भी मैं फॉर्मेट आपसे डिस्कस करूँगा। और थर्ड जो है आपका ऐसा है कि जिसमें आपको लैंड के ऑफर बाद में देने हैं, आप लोकेशन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। तो नेचुरली जब ग्रुप 1 ग्रुप 2 में कोई सक्सेस नहीं मिलेगी या कोई एलिजिबल नहीं होता, तो नेचुरली ग्रुप 3 में आएगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम इस वीडियो में अटेंड करना चाह रहे हैं और आपके आंसर देना चाह रहे हैं। अब किसी ने पूछा है कि मुझे लीज़ का फॉर्मेट दे दीजिए, तो मैंने कोशिश की है कि लीज़ का एक फॉर्मेट भी जो है आपको अटैच कर दूं इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें आप देख लीजिए। बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आप लीज़ पे लैंड ले रहे हैं लॉन्ग टर्म लीज़ में, तो उसमें जो 19 ईयर्स और 11 मंथ का जो एक ऑप्शन है उससे ज़्यादा लीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा 22-25 ईयर्स के लिए आप लैंड लीजिएगा। बहुत सारे लोगों का ये भी क्योंकि इनपुट आया है कि उनके पास लैंड जो है 1-1.5 साल पहले उन्होंने अपने नाम से लीज़ कर ली थी, उनका प्रोसेस चल रहा है बट कंफर्म नहीं हुआ, तो अगेन दे वांट टू रीअप्लाई। तो जिसने 1.5-2 साल पहले अपनी लीज़ कराई थी 19 साल 11 महीने की, अब उनकी लीज़ का पीरियड कम हो गया, तो उनको एक्सटेंड कराना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि लीज़ का पीरियड थोड़ा 2-3-4 साल ज़्यादा रखिए, लॉन्ग टर्म का आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसमें सब लीज़ का प्रोविज़न ज़रूर रखिएगा अगर आप लैंड कंपनी को लीज़ करना चाह रहे हैं, नहीं तो वो आपको जो कोरिजेंडम या वो आपको एडेंडम बाद में लगाना पड़ेगा, इसका बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एंड पे आ रही हैं। अब दोस्तों किसी ने ये पूछा है कि उनके यहाँ जो लोकेशन है उस पर 3 कंपनियों का ऐड निकल आया है, वो पूछ रहे हैं क्या करें। मुझे लगता है मोस्ट प्रेफरेबल लोकेशन होगी जिसमें 3 कंपनियाँ इंटरेस्टेड होंगी, पर मैं समझ नहीं पाता कि इन्होंने कैसे डिवीज़न किया है साइट्स का। अगर 3 का निकला है तो मुझसे पूछ रहे हैं क्या मैं 3 में अप्लाई करूं, या आप सजेस्ट करेंगे जो बेस्ट हो आप उनको बताइए। तो मैंने तो उनको ये सजेशन दिया दोस्तों 3 में सेपरेटली अप्लाई कर दें वो, और मुझे लगता है कि शायद कुछ उनका प्रोसेस ईजी हो जाए। बट अगर आप पोर्टल पे जाएंगे तो आपको जो है उसमें एप्लीकेशन में दिखाई पड़ता है कि आपने कितनी लोकेशन के लिए अप्लाई किया है। मैं जब इस पर वीडियो बनाऊँगा तो आपको शेयर करूँगा, तो वो चाहें तो 3 में अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद प्रॉस्पेक्ट्स बेटर हो जाएंगे, और एक कंपनी से कुछ डिनायल होता है तो दूसरी कंपनी में उनकी बात हो जाती है। पर मैं दोस्तों आपको यहाँ एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप फिजिबिलिटी और अपनी जो साइट है उसको क्रॉस चेक ज़रूर करा लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे सामने आए थे कि जिसमें आपकी लैंड डिस्क्वालीफाई हो गई थी बाद में,
या किसी इंटरसेक्शन की वजह से या किसी और समस्या की वजह से, चाहे वो सामने जो है फ्लाईओवर आ रहा हो, चाहे वो ग्रेड सेपरेटर आ रहा हो, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इनका बहुत ध्यान रखिए। दोस्तों अगर आप लोग पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी जो पोर्टल है sunkydesigner.com, उस पर जा कर के आप प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं और वहाँ पर आपको जो है एक व्हाट्सएप की फैसिलिटी मिल जाती है जिसमें आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं और आपको बहुत सारी उसमें जो है इंफॉर्मेशन एक 1-to-1 आपको मिल सकती है। इसका भी आप बहुत ध्यान रखें, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे पूछेंगे या टेलीग्राम पे पूछेंगे तो मेरी कोशिश होती है कि सबको सूटेबल रिप्लाई दिया जाए। अब आगे जो बनने वाली वीडियो है दोस्तों बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, बहुत टू दी पॉइंट होगी, फॉर्म भरने के एग्जैक्ट प्रोसेस को बताएगी और किन किन चीज़ों को आपका ध्यान रखना है उनके बारे में बताएगी। अब किसी ने ये पूछा है दोस्तों कि लीज़ पे ज़मीन मैं लूँ या ख़रीद लूँ, इसमें आपकी क्या राय है। तो दोस्तों ये एक बड़ा वैसा है क्वेश्चन, और उन्होंने आगे ये भी ऐड किया है कि लीज़ में जो है लीज़ रेंट मैं कितना डिसाइड करूँ और कंपनी कितना लीज़ रेंट आगे देती है अगर मेरा थ्रू हो जाता है और मेरा रिटेल आउटलेट लग जाता है उस केस में। तो दोस्तों मैंने उनको यही बताया है, अगर उनके पास फंड्स कम हैं तो चाहे तो लीज़ पे ले सकते हैं, अगर उनके पास सरप्लस फंड है तो अपने नाम से ओनरशिप को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैंने दोस्तों ये कहा है कि आप अपनी लैंड की फिजिबिलिटी चेक करा लीजिए और इसका बहुत ध्यान रखिए कि वो लैंड फिजिबल होनी चाहिए, जिससे कि बाद में अगर आप परचेज़ करने के बाद आपके लिए सरदर्द ना बन जाए ज़मीन, या आपका जो एक लिमिटेड फंड्स है कहीं उसमें फंस ना जाए। बट अगर आपके पास सरप्लस फंड है तो आप ले सकते हैं और हमेशा लैंड की कॉस्ट बढ़ती है। अब किसी ने दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा है कि उनकी जो ज़मीन है वो अर्बन एरिया में आती है, सिटी की लिमिट में आती है, नगर निगम की लिमिट में आती है, तो उनको किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और वो नेशनल हाईवे भी लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपकी लैंड अर्बन एरिया में आती है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जो आपकी फिजिबिलिटी स्टडी होगी दोस्तों, उसमें आपको नेशनल हाईवे के अर्बन एरिया के नॉर्म्स के अलावा आपको जो लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके नॉर्म्स को भी चेक करना होगा, उनकी भी आपको वायबिलिटी देखनी पड़ेगी कि उसका फ्रंटेज क्या है, डेप्थ क्या है, लोकल बिल्डिंग बायलाज उसमें परमिट करते हैं रिटेल आउटलेट को कि नहीं करते हैं, प्लस रोड की विड्थ चेक कर लीजिएगा सामने कि वहाँ पे पेट्रोल पंप अलाउड है कि नहीं अलाउड है उतनी विड्थ पे, कि बिकॉज ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आए थे कि इस वजह से जो है मास्टर प्लान रोड की विड्थ कितनी है, रिटेल आउटलेट नहीं लग पाया। तीसरा लैंड यूज़ चेक कर लीजिएगा कन्फर्मिंग है कि नहीं है। अगर आप अर्बन डेवलपमेंट एरिया की लिमिट में हैं दोस्तों तो आपके इम्पैक्ट फ़ी यानी कि लैंड यूज़ कन्वर्जन और डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप मैप अप्रूवल के लिए जाएंगे तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा। तो अर्बन एरिया में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। एक बात इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे, अर्बन एरिया में लैंड की कॉस्ट बहुत होती है, बहुत कॉस्टली लैंड होती है। तो एक बार आप फाइनेंशियल वायबिलिटी भी चेक कर लीजिए कि आप रिटेल आउटलेट के लिए जाते हैं या और कोई कमर्शियल यूज़ के लिए जाते हैं तो आपको किस में बेनिफिट है। क्योंकि रिटेल आउटलेट लगाना दोस्तों आज की डेट में एक कम्पिटिटिव काम है, इट्स नॉट इजी गोइंग जॉब। बहुत सारे पेट्रोल पंप्स लग रहे हैं आसपास में, तो आप अपने इंटरेस्ट को, वहाँ की सेल को, प्रॉफिटेबिलिटी को देख करके इसमें आइए, अदरवाइज़ आप लोग ना आइए। जस्ट माई एडवाइस टू दोज पीपल हु आर एस्पिरेंट टू इंस्टॉल ए रिटेल आउटलेट। दोस्तों किसी ने ये पूछा है कि उनके 2 लोकेशंस थे, उन पे दोनों पे एडवर्टीज़मेंट आ गया है, CC1 और CC2 कैटेगरी में उन्होंने दोनों की लोकेशंस को ऐड कराया था। अब वो कह रहे हैं एक बिडिंग वाला है CC1, वो एक कंपनी का है, ऑयल कंपनी का है, उसमें 30 लाख की बिडिंग है। तो उन्होंने एक तो ये पूछा है कि इस बिडिंग में जो है मैं कितना अमाउंट बिड करूं, और दूसरा उन्होंने कहा है जो दूसरा उनका OBC CC2 कैटेगरी में है उसमें वो कह रहे हैं कि उनको केवल 15 लाख रुपये वहाँ पर देने हैं। तो पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, बिडिंग में कितनी बिड करूं, बिडिंग के लिए जाऊं या मुझे बताइए कि मैं OBC CC2 कैटेगरी में जाऊं। तो दोस्तों इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपकी तरफ से आ रहे हैं, और एक क्वेश्चन उन्होंने पर्सनली पूछा है और मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि ये क्यूरियोसिटी या इस तरह से रिलेटेड जवाब आपके क्वेश्चंस जो हैं आपके पास भी हो सकते हैं, जिनके आप सुझाव हैं, जिनसे आप किसी न किसी से एक आइडिया चाहते हैं कि क्या करें। तो दोस्तों बिडिंग करते समय बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि वहाँ पे प्रोजेक्टेड सेल कितनी है, और वो उसको खुद भी वेरीफाई कर लीजिए कि एक्चुअल में उतनी सेल होगी कि नहीं होगी जितनी प्रोजेक्टेड है, मीन्स ट्रैफिक कितना है। दूसरा वहाँ कंपटीशन कितना है आसपास, क्योंकि उस पर आपकी सेल डिपेंडेंट होगी। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपको कहीं से ये इन्फॉर्मेशन पता लग जाए कि कितने लोग उस लैंड के या वहाँ पे अप्लाई करने के लिए बिडिंग वाले के पीछे हैं, जितने लोग ज़्यादा होंगे बिडिंग की कॉस्ट ऊपर जाएगी, उनकी बिड हायर जाएगी।
तो बिडिंग करते समय अपनी लिमिट्स का ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें लोगों ने बिडिंग जो है 80-80 लाख या 1 करोड़ रुपए के आसपास कर दी। बाद में उनको समझ में आया एक सरदर्द है और उनके लिए एक बहुत वैसी सिचुएशन होगी, तो इसका बहुत ध्यान रखिए दोस्तों। बाकी मुझे लगता है कि अगर उनका रेगुलर में अगर ओबीसी में जाता है उनका, तो उसमें जो है उनका लॉटरी सिस्टम है, लॉटरी में उनकी निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती, पर जो बिडिंग वाला सिस्टम है अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो ही कैन गो फॉर दैट। उनको ये तो श्योर है कि उनको वहाँ पर हायर बिड करने पे उनको जो है वो आरओ मिल जाएगा, और नेचुरली उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो नाउ ही हैज़ टू डिसाइड कि इस पर क्या कॉल लेनी है उनको। दोस्तों किसी ने अपना नेशनल हाईवे का नंबर दिया है, चैलेंजेस दिए, उन्होंने बताया कि मेरा लैंड उस पर है, मैंने ऐड करवाया था उसको अपनी जो है ओपन कैटेगरी में, और वहाँ पे ऐड निकल आया CFS कैटेगरी का। तो वहाँ पर उनका ये सोचना है कि CFS कैटेगरी में कोई भी अप्लाई नहीं करेगा वहाँ पे। तो उनका एक क्वेश्चन है कि अगर CFS कैटेगरी में कोई नहीं आता तो क्या सर कोई पॉसिबिलिटी है कि जनरल कोई शिफ्ट हो जाए वो भरने के लिए लोकेशन? तो दोस्तों मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता। आपको जो है वहाँ पर किसी CFS कैटेगरी का जो एलिजिबल बंदा है वही कर सकता है। तो इसमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कर लीजिए। अगर वो लोकेशन अनफिल्ड रहती है कोई एप्लीकेशन लेकिन नहीं आता, तो ग्रुप 3 में वो आएगा, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ चांसेस बन सकते हैं। बट ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो आया, अगर वहाँ पर नहीं भरती तो आपको चांस मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है वहाँ पे। इसका बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों। कुछ लोग के कमेंट से आए कि आप लीज़ डीड पे एक पूरी वीडियो बनाइए, लीज़ डीड कैसे करते हैं, कैसे लीज़ पे ज़मीन ली जाती है, उसमें क्या तरीके होते हैं, और लीज़ डीड करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और लीज़ डीड अगर हमारा रिटेल आउटलेट वहाँ पर मैच्योर नहीं हुआ, रिटेल आउटलेट इन केस या हमारा उसमें नहीं नाम आया, तो क्या वो लीज़ डीड हम कैंसिल कर सकते हैं? उसमें जो हम सिक्योरिटी डिपॉजिट देंगे, जो हमारे फंड्स होंगे, उनका क्या होगा? क्या लीज़ डीड हम बाद में भी बनवा सकते हैं? और उन्होंने बाद में रिक्वेस्ट की कि लीज़ डीड बनाने पर आप एक वीडियो बनाइए। वैसे तो ये लीगल इशू है, पर क्योंकि मैं खुद एक इस प्रोफेशन में काम करता हूँ जिसमें रियल एस्टेट की बात होती है, लैंड्स की रजिस्ट्री की बात होती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक लीज़ डीड पे भी, एक लॉन्ग टर्म लीज़ डीड पे आपको कैसे लेना है उसका वीडियो बनाऊँ। बट इसमें जो मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, सब लीज़ का प्रोविज़न रखिएगा। अगर आपको सेल करना है बाद में, अगर कंपनी ख़रीदती है आपसे, कोई ऐसे आप कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें ये भी क्लास होना चाहिए कि आप उसको सेल कर सकें। उसकी जो है आपको अथॉरिटी होनी चाहिए, एक पावर ऑफ अटॉर्नी है तो आप बस उसके साथ में होनी चाहिए जिस पे आप उसको कर पाएँ। और दूसरा, उसमें एक चीज़ का और भी ध्यान रखिएगा कि वो सारे ऑप्शंस होने चाहिए जो कंपनी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हों। लीज़ के पीरियड का बहुत ध्यान रखिएगा, देश का बहुत ध्यान रखिएगा, और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली रजिस्टर्ड होना चाहिए। और कोशिश करिए कि जिससे आप ले रहे हैं उसका रेंट भी जो है उसमें ओपन हो जाए। कोशिश करिए जितना मिनिमम रेंट आपको देना पड़े, बिकॉज इनिशियली रिस्क होता है कि आपके नाम से रिटेल आउटलेट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बाद में क्या सिचुएशन बने। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अप्लाई करता है उसके माइंड में आते हैं। पर इसमें दोस्तों अगर आपका मान लीजिए किसी वजह से नहीं हो पाता, तो नेचुरली आपकी वेस्टेज होती है, आपके पैसे उसमें वेस्ट होते हैं, क्योंकि आपने लीज़ में जो है स्टाम्प ड्यूटी पे पैसा खर्चा किया होता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपके पास रहती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में थोड़ी कोशिश की है कि आपकी जो कुछ क्वेश्चंस आए उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूं। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारा कुछ पढ़ के, स्टडी करके और अपनी लोकेशन की वायबिलिटी चेक करके अप्लाई करें। ऐसा ना हो कि आप अभी जल्दबाजी में अप्लाई कर दें और वो आपके लोकेशन अनवायबल हो जाए, वहाँ बहुत सारी कंपनी के रिटेल आउटलेट आ जाएं और आपको जो है उसमें फिर फाइनेंशियल वायबिलिटी का एक इशू बन जाए। तो इसका बहुत ध्यान रखिए दोस्तों। तो आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आते रहने चाहिए। और मैं बहुत जल्दी फॉर्म कैसे भरना है वो वाली वीडियो और कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस बारे में लेके आऊँगा कि फॉर्म भरते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पे और आगे की वीडियो के लिए ट्यून रहिएगा। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इसका एक एक पॉइंट बहुत यूज़फुल है। और इस वीडियो को लाइक करिए और उसको शेयर करिए, दिस इज़ जस्ट रिक्वेस्ट टू यू। थैंक यू वेरी मच।